हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से एक बार ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, साइंस की बेहतरीन सीरीज चल रही है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में कुछ पेपर होने वाले हैं यूपी पुलिस के, ठीक, उसमें भी महत्वपूर्ण ये भूमिका अदा करेगा। रेडियो ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्लास है। और ये ध्यान दीजिए, रेलवे विभाग के लिए भी ये अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, बोर्ड पे क्या लिखा है। कह रहा है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भरी होती है ना, ये पूछ रहा है। तो चलिए बात करते हैं चारों ऑप्शन की। हर ऑप्शन को अच्छे से चेक किया जाएगा। गतिज ऊर्जा की बात कर ले, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर यानी द्रव्य 1/2 द्रव्यमान और वेग का स्क्वायर, ठीक है। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। अच्छा, कोई भी ऊर्जा हो, मात्रक जूल होगा। मात्रक क्या होगा, जूल। ध्यान दीजिएगा। रासायनिक ऊर्जा, ध्यान समझिएगा। अच्छा, गतिज ऊर्जा कहाँ पर होगी, जब कोई वस्तु गति के फॉर्म में होगी, वहां गतिज ऊर्जा होगा। रासायनिक ऊर्जा सेल। रासायनिक ऊर्जा किसमें, सेल में। और सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। कौन सी ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। यानी सेल का काम क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। स्थितिज ऊर्जा की बात कर ले तो स्थितिज ऊर्जा यही वो व्यक्ति है जो किसमें संचित होता है। जब आज से बहुत पहले वाली बात कर लेते ना, जब घड़ी में चाबी भरी जाती थी, घुमाया जाता था घड़ी को, तो चलती थी दिन भर, तो उसमें क्या स्टोर कर लेते थे, स्थितिज ऊर्जा। और वही ऊर्जा दिन भर के लिए चलती थी और मतलब जो घड़ी थी आपकी लगातार समय बताती थी। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। ध्यान दीजिएगा, mgh। m क्या है, द्रव्यमान। g क्या है, गुरुत्व त्वरण। h क्या है, हाइट। कहां से, पृथ्वी तल से। g क्या है, गुरुत्व त्वरण। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। यांत्रिक ऊर्जा की बात कर ले तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का योगफल। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का योगफल क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, घड़ी में स्थित स्प्रिंग, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन सरल है, लेकिन कुछ ऑप्शन हम लेंगे ना, वो बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिए, बात कर ले अल्बर्ट आइंस्टाइन की ना। तो इन्होंने क्या ढूंढा है, E बराबर mc स्क्वायर, एनर्जी मास इक्वेशन है ना। E बराबर mc स्क्वायर, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। कौन खोजा, आइंस्टाइन ने, ठीक है। बात कर ले चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने क्या ढूंढा, कंप्यूटर है ना। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक, कंप्यूटर। आगे बात कर ले ग्राहम बेल, क्या ढूंढा, फोन या टेलीफोन ना। फोन या फिर टेलीफोन, किसके द्वारा, ग्राहम बेल के द्वारा। थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब का खोज करता। कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर बात कर ले न्यूटन की, क्या ढूंढा, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन ने क्या ढूंढा, गुरुत्वाकर्षण की खोज किया। अब बात कर ले जेम्स वाट, ठीक है। जेम्स वाट ने क्या ढूंढा, भाप इंजन। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, जेम्स वाट ने, ठीक। ध्यान दीजिएगा, जेम्स वाट, भाप इंजन, न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण, डायनामाइट। डायनामाइट ये किसने खोजा, अल्फ्रेड नोबेल। कमेंट बॉक्स में एक चीज छापिएगा कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए, तो क्या पूछा था क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा बल्ब ढूंढा गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहे हवाई जहाज किस सिद्धांत पर उड़ती है ना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हवाई जहाज की बात कर रहे हैं ना। हाँ, ध्यान दीजिएगा, हवाई जहाज की बात कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर की बात नहीं हो रही। हवाई जहाज किस सिद्धांत पर उड़ता है, तो चलिए ध्यान दीजिए, बात कर लेते हैं हवाई जहाज किस सिद्धांत पर उड़ता है, बर्नौली की प्रमेय पर ना। हाँ, बर्नौली के सिद्धांत पे क्या उड़ता है, हवाई जहाज। बर्नौली प्रमेय पे कौन उड़ता है, हवाई जहाज उड़ती है, ठीक। एक्चुअली होता क्या है बर्नौली प्रमेय, इन्होंने एक बात बोला, क्या बोला, कि अगर जहां पे मतलब वेग बढ़ जाएगा किसी भी चीज का, वहां पे दाब ऑटोमेटिक घट जाएगा। वेग बढ़ेगा, दाब घट जाएगा। तो हवाई जहाज के पंखों के ऊपर का वेग बढ़ जाता है वायु का, जिससे ऊपर का दाब घट जाता है और हवाई जहाज ऊपर उड़ जाती है। चलिए, तो क्या पूछा था, हवाई जहाज किस सिद्धांत पे काम करती है, तो बर्नौली के सिद्धांत पे। बात कर लेती है आर्किमिडीज सिद्धांत, क्या, पानी वाली जहाज। ध्यान दीजिएगा, पानी वाली जहाज आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, हवाई जहाज बर्नौली के सिद्धांत पे। गति के तृतीय नियम पर रॉकेट, क्या चीज, रॉकेट। तीनों चीजों की देखिए बात कर लिए। रॉकेट किस नियम पे उड़ता, गति के तृतीय नियम यानी न्यूटन की गति विधि से तृतीय नियम पे, ठीक। रॉकेट बर्नौली के प्रमेय पे, हवाई जहाज और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर
पानी वाली जहाज। तो तीनों की बात हो गई। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, हवाई जहाज। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट इसका दूसरा वाला, बर्नौली के सिद्धांत पे। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। ध्यान से देखिए, कह रहा है बल किसका गुणनफल है, यानी जो बल होता है वो किसका गुणनफल है। चलिए ऑप्शन से चेक करके, द्रव्यमान और वेग की अगर बात कर ले तो द्रव्यमान और वेग संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। पी संवेग, द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। ठीक, संवेग का हो गया। द्रव्यमान और त्वरण की बात कर ले तो यह बराबर यही होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, और द्रव्यमान को यम से, त्वरण को ए से इंडिकेट करते हैं, और यह बल है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। लेकिन अभी और चेक करेंगे, क्योंकि लास्ट में देखिए कि पहला और दूसरा दोनों दिया है, थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है अभी देख लेते। चलिए, दाब और क्षेत्रफल का, किसका पूछ रहा है, दाब और क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए, दाब बराबर होता है बल बटे के क्षेत्रफल। तो बल बराबर बताइए क्या हो जाएगा, तो दाब गुणित क्षेत्रफल। तो दाब और क्षेत्रफल का भी क्या है, गुणनफल है, क्या, बल। देख लीजिए, दाब और क्षेत्रफल का भी क्या है, गुणनफल है, बल। तो दाब और क्षेत्रफल ये भी सही हो गया, यानी दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। तो यहाँ पे होना चाहिए सेकेंड एंड थर्ड। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन उठाया हम ना। ध्यान दीजिए, कह रहा है किस ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। बात कर लेते ध्वनि तरंगों को कितने भागों में बांटा गया। चलिए, तो 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, पहला अश्रव्य, अश्रव्य, दूसरा श्रव्य और तीसरा पराश्रव्य। ठीक है, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। ध्वनि तरंगों को 3 भागों में। अश्रव्य तरंगें क्या होंगी, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होगी, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम अश्रव्य। श्रव्य की बात कर ले, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में श्रव्य तरंगे। पराश्रव्य की बात कर ले, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, इससे अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंगे। ध्यान दीजिएगा, अश्रव्य तरंगे कब, जब ज्वालामुखी फटता है ना, जब ज्वालामुखी फटता है, या फिर भूस्खलन होता है, भूस्खलन यानी जमीन का खिसक जाना, या फिर भूकंप आना, ये सब कब उत्पन्न होती है, ये वाली तरंगे अश्रव्य, जब ज्वालामुखी फट जाए, चाहे भूस्खलन है, चाहे भूकंप आ जाए। श्रव्य की बात कर ले, जो हम लोग सुन सकते हैं, यानी जिसको क्या सुन सकता है, मनुष्य, श्रव्य तरंगे हम लोग सुनते हैं। ध्यान दीजिए, कभी कभी पेपर में ऐसे घुमा क्वेश्चन पूछ देगा। पराश्रव्य की बात कर ले तो इसको चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो श्रव्य तरंगे ज्वालामुखी, भूस्खलन, भूकंप, 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से कम इसकी आवृत्ति होगी। श्रव्य की मनुष्य सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में इसकी आवृत्ति होगी। और पराश्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा इसकी आवृत्ति होगी। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक इसका पराश्रव्य का। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, दर्पण से क्वेश्चन लिया गया है ना। कह रहा है कि दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। पहले प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की प्रति सेम टू सेम हूबहू वैसा चीज बन जाना ही क्या उसका प्रतिबिंब होता है। कितने प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब, 2 प्रकार, वास्तविक और आभासी। लेकिन क्या पूछ रहा है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को ध्यान दीजिएगा पर्दे पर नहीं बना सकते। जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है, उसे पर्दे पे नहीं ला सकते। चलिए, तो आभासी प्रतिबिंब पूछ रहा है किस दर्पण से। बात कर ले अवतल दर्पण, किस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है। ये अवतल दर्पण है, इस साइड कलई किया गया होगा, किस चीज की, चांदी का लेप लगा देते, किस चीज का, सिल्वर यानी चांदी की कोटिंग कर देते। और ये सतह क्या होता है, परावर्तक सतह। ये क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। अवतल दर्पण द्वारा कुल टोटल 6 स्थितियों में प्रतिबिंब होता है। कितने में, 6 में, जिनमें से 5 में वास्तविक प्रतिबिंब और 1 स्थिति में आभासी प्रतिबिंब होता है। वो भी कौन सी वाली स्थिति में, आखिरी वाली स्थिति। अब कौन सी आखिरी वाली स्थिति, चलिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप उस पर जाके देख लीजिएगा, हम प्रतिबिंब बनाना बताया है। चलिए, उत्तल दर्पण की बात कर ले। उत्तल दर्पण इस टाइप से होगा, उत्तल दर्पण देखिए इस टाइप से होगा। इसमें कुल कितनी स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, 2 स्थिति। और दोनों स्थिति में कैसा बनता है, आभासी। दोनों स्थिति में आभासी प्रतिबिंब, और दोनों स्थिति में वस्तु से छोटा बनता है। समतल दर्पण की बात कर ले तो ये हो गया आपका प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। इसमें कितनी स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, कुछ कह नहीं सकते, जितना चाहिए उतना बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ध्यान से सुनिएगा
कि इसमें जितना बड़ा वस्तु यानी वस्तु के बराबर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब। कुछ चीजें लिख दे रहा, लिख लीजिए। और हमेशा कैसा, आभासी। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब और हमेशा कैसा, आभासी। तो क्वेश्चन क्या पूछा बताइए, किस दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब देखिए उत्तल से भी बनता, बता दिए दो स्थिति में, और समतल से भी बनता। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिया है, केमिस्ट्री क्वेश्चन है ये। कह रहा धातुएं अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है ना। यानी धातु जब अम्ल से क्रिया करती हैं तो पहले धातु क्या होती है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके प्लस बनाने की क्षमता रखे, वो क्या होंगी, धातु। ठीक है। अम्ल क्या होंगे, जो H+ आयन में जल में घोलने पे टूट जाए, वो अम्ल होंगे। चलिए कोई एक धातु ले लेते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, हम सोडियम धातु को ले ले रहे हैं, और एक कोई भी अम्ल ले रहे हैं, चलिए HCl ले रहे हैं। क्या ले लिए, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये धातु है और ये अम्ल है, ये धातु हो गया और ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। जैसे ही दोनों क्रिया होगी, ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl नमक बन जाएगा, और साथ ही में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था, कौन सी गैस मुक्त होगी, तो कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस। तो धातुएं जब अम्ल से क्रिया करती है तो कौन सा गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस का फार्मूला ये N2 है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरीन गैस Cl2। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या निम्न में प्राथमिक सेल नहीं है। पहले बात कर लेते हैं सेल क्या होती है। चलिए सेल क्या होती है, जो रासायनिक ऊर्जा को, अभी जस्ट पहले साथ क्वेश्चन बताए थे, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कौन सी ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति सेल होती है। कितने प्रकार का होता है सेल, 2 प्रकार। कितने प्रकार का, 2 प्रकार। कौन कौन सा, प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, और दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल की बात कर ले तो प्राथमिक सेल में वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल, लेक्लांसे सेल, लेक्लांसी सेल, तीसरा ध्यान दीजिएगा शुष्क सेल, मरकरी सेल, और एक लिख लिए डेनियल सेल। एक क्या, ये वाला जो ऑप्शन नंबर 1 पे, डेनियल सेल। ठीक, ये कौन से सेल हो गए, ये प्राथमिक सेल। द्वितीयक सेल की बात कर ले तो जिसमें संचायक वर्ड जुड़ा होगा, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल। ये किसके उदाहरण है, द्वितीयक सेल। ध्यान समझिएगा, प्राथमिक सेल क्या होते हैं एक बार में सुन लीजिए। ऐसे सेल जिनका एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते, मतलब इसको रिचार्ज फिर से कर ही नहीं सकते, चार्ज कर ही नहीं सकते, रिचार्ज होगा ही नहीं। जैसे लिखो पिको पेन, एक बार यूज किए फेंक दिए। ठीक, तो प्राथमिक सेल। द्वितीयक सेल की बात कर ले तो जिनको फिर से हम रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक, वो द्वितीयक सेल। तो क्या पूछ रहा है, प्राथमिक सेल नहीं है। डेनियल सेल प्राथमिक सेल है, लेक्लांसे सेल प्राथमिक सेल है, शुष्क सेल प्राथमिक सेल है, देखिए संचायक सेल ये द्वितीयक सेल है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सबसे अच्छा कोयला है ना, कोयला पूछ रहा है सबसे अच्छा, और आपके सामने कोयले के प्रकार लिखे गए। कोयला क्या है, एक ठोस ईंधन है। ध्यान दीजिएगा, ये सीमित है, आज नहीं तो कल ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं कोयला की। तो कोयले के कुल कितने प्रकार हैं आपके सामने लिखे गए हैं, सबसे अच्छे से खराब की तरफ चल रहा है। सबसे अच्छा वाला कौन है, एंथ्रेसाइट। क्या है, एंथ्रेसाइट। कितना परसेंट कार्बन होता है इसमें, 90 से 98% कार्बन होता है। जिसमें जितना ज्यादा कार्बन वो उतना बेहतर ईंधन होगा, उसमें उतना कम धुआं निकलेगा। चलिए तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा। फिर कौन है दूसरे नंबर पे, बिटुमिनस। कौन है, बिटुमिनस। दूसरे नंबर पे कौन है, बिटुमिनस। इसमें कितना परसेंट कार्बन, 78 से 85% कार्बन। ठीक, अच्छा देखिए सबसे ज्यादा कार्बन किसमें, एंथ्रासाइट में, उससे कम है इसमें, बिटुमिनस दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे लिग्नाइट। लिग्नाइट कितना परसेंट कार्बन, 60 से 70%। ये लगभग, अच्छा ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बस यहीं से लिग्नाइट। और सबसे लास्ट में खराब वाला सबसे पीट, इसमें 50% से भी कम, 50% से भी कम कार्बन की मात्रा होती है। तो एंथ्रासाइट, हाँ एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन, कितना परसेंट, 90 से 98% कार्बन, इसीलिए सबसे अच्छा कोयला है। सबसे अच्छा कोयला कौन हो गया, एंथ्रासाइट। सबसे खराब पीट। ठीक, कभी कोयला जहां पे कोयले द्वारा विद्युत उत्पन्न होती है वहां जाइएगा,
वहां पे गवर्नमेंट की अथॉरिटी ये है कि एंथ्रासाइट कोयले से ही विद्युत बनाई जाए, लेकिन क्या करते हैं, पैसा बचाने के लिए सबसे खराब क्वालिटी का कोयला यूज कर लेते हैं ना, जिसमें कार्बन की मात्रा 50% से भी कम होती है, वह बहुत धुआं निकलता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन की मात्रा जितना ज्यादा उतना कम धुआं, उल्टा मत सोचिएगा, कार्बन की मात्रा जितने ज्यादा उतने कम धुआं रिलीज होगा। ठीक, तो सबसे अच्छा कोयला कौन हो गया, एंथ्रासाइट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, और ये आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि हर क्लास में केवल 10 क्वेश्चन ही इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। बहुत बेहतरीन चीज है ना, हम मतलब जीवन में विविधता वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। पहले पादप जगत को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो हेलिफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एक और है एंजियोस्पर्म। क्या है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो क्या हो गया, थैलेफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्या क्या कहानी है, ध्यान सुन लीजिए। थैलेफाइटा की बात कर लें तो ये क्या होगा, अगर इनके पौधों को देखेंगे, थैलेफाइटा वर्ग के पौधों को आप देखेंगे तो इनका मूल मतलब जड़, तना, पत्ती, है ना, इसमें विभाजन नहीं करता, अब विभेदन नहीं कर सकते, यानी अलग अलग पहचान नहीं सकते, सब एक में होता है, समझ लीजिए, कोई पहचान नहीं कर सकते। ठीक, इसमें क्या कहानी है, वही मूल, तना, पत्ती मतलब को अलग अलग विभाजित कर सकते हैं कि ये मूल मतलब तना मतलब जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, पता कर लेंगे। और इसमें संवहनी उत्तक नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा, संवहन वाले उत्तक नहीं होंगे, समान उत्तक नहीं होंगे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली नलिकाएं नहीं होंगी कुछ भी। ठीक है, टेरिडोफाइटा की बात कर ले, जस्ट यही मूल, तना, पत्ती में कर सकते विभाजन, लेकिन इसमें क्या कहानी होगी, समान उत्तक होंगे, समान उत्तक होंगे ना, इसमें समान उत्तक होगा, ध्यान दीजिएगा। ब्रायोफाइटा में मूल तना पत्ती होगा लेकिन समान उत्तक नहीं होगा, मूल तना पत्ती इसमें भी है लेकिन अलग पहचान नहीं कर पाएंगे, अलग अलग इसमें कर सकते हैं, समान उत्तक इसमें नहीं होगा, इसमें भी कर सकते हैं लेकिन समान उत्तक इसमें होगा, किसमें, टेरिडोफाइटा में। जिम्नोस्पर्म की बात कर ले तो इनके जो बीज होते हैं ना, बीज बाहर होते हैं, इनके बीज कहाँ होते हैं, बाहर, यानी ऐसे पौधे जिनके बीज फलों के बाहर होते हैं क्या होंगे, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जस्ट उल्टा, जिनके बीज फलों के अंदर होते हैं। अगर इसमें कुछ उदाहरण देख लें, इसमें जिम्नोस्पर्म में तो बहुत बेहतरीन चीज पाइनस, पाइनस और साइकस, कभी कभी पेपर में पूछा है, पाइनस और साइकस किसके उदाहरण है, जिम्नोस्पर्म। तो इनके बीज कहाँ होते हैं, फलों के बाहर, और इनके बीज फलों के अंदर। चलिए, तो क्या क्वेश्चन पूछा है, पादप जगत को उभयचर किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक चीज यहाँ पे ब्रायोफाइटा को उभयचर कहते हैं, ब्रायोफाइटा ही क्या है, उभयचर है, किसका, पादप जगत का। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। जितने आज के क्वेश्चन लिए गए थे आपके सामने हम पेश कर दिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।